अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे आज बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच खेला गया और इस तरह आपने मोन्टाज में देखा कि बड़ी आसानी के साथ बांग्लादेश ने इस मैच को बनाया, फिर थोड़ा सा मैच दिलचस्प हुआ और फिर बिलाखिर बांग्लादेश जो है इस मैच में कामयाबी हासिल करने में कामयाब भी हुआ। लेकिन साथ साथ क्रिकेट जिसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है, आज इस जेंटलमैन गेम की जो क्रिकेट की असल रूह थी उसको भी आज नुकसान पहुंचा। आज ये भी आज मजरू हुई क्योंकि जिस तरह से एंजेलो मैथ्यूज के साथ किया गया, क्रिकेट की 116 साल तारीख के अंदर कभी भी ऐसा वाकया नहीं आया कि किसी भी बैट्समैन को टाइम आउट करार दिया गया और इसको स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट करार दिया गया। लेकिन बहरहाल चूंकि रूल्स में ये चीज़ मौजूद है, इसलिए एंजेलो मैथ्यूज के जिनको 2 मिनट के अंदर अंदर बॉल को फेस करना था, उन्होंने 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम लिया और वो बॉल को फेस करने के लिए तैयार नहीं हो सके थे। इसलिए जो बांग्लादेशी टीम ने अपील की, बांग्लादेशी कप्तान ने अपील की, जिसकी वजह से एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। हमने माजी में कई ऐसे वाकयात देखे कि जब स्पिरिट ऑफ द गेम को बरकरार रखा गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 1987 का वर्ल्ड कप था तो कोर्टनी वॉल्श रन आउट कर सकते थे सलीम जाफर को, उन्होंने रन आउट नहीं किया और उसको फिर ऑनर भी किया गया। कराची का बड़ा मशहूर क्लब था एयरपोर्ट जिम खाना, उसने फिर कोर्टनी वॉल्श के एजाज में तकरीब की और उनको स्पिरिट ऑफ द गेम और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे उनको अवार्ड भी दिया। तो अब शायद ऐसा लगता है कि नताइज और अपने हक में नताइज ही असल चीज़ रह गई हैं, क्योंकि जेंटलमैन गेम शायद अब माजी की बात बन के रह गई है। लेकिन हमारे साथ जनाब आज बड़े दो ज़बरदस्त एक जेंटलमैन और एक जेंटल गर्ल मौजूद है हमारे साथ आज इस स्टूडियो में। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम और एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक, बड़ी ज़बरदस्त शुस्ता गुफ्तगू करते हैं और बोल्ड गुफ्तगू करते हैं, सईद आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जनाब दूसरी शख्सियत FM 11 की मकबूल तरीन आरजे और काफ़ी जिस तरह इफ़ी भाई के लिए आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, इस तरह इनके लिए भी मैसेज आते हैं। फैन फॉलोइंग इनकी दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। एनो ज़ैर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है आप लोग दोनों? जी बिल्कुल। और इससे पहले के दोनों अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहले आपको दिखाएंगे इस मैच की समरी और फिर सईद भाई से आगाज़ करेंगे इस मैच का कि जहाँ पे श्रीलंका की टीम जो है वो इस मैच को नहीं जीत सकी और एक ज़बरदस्त तरीके से बांग्लादेश ने इस मैच को अपने हक में किया। 279 रन स्कोर किए। श्रीलंका ने 108 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा निशानका ने 41 रन बनाए। इसके साथ साथ समारा विक्रमा ने भी 41 रन की इनिंग खेली और डिसिल्वा 34 रन बनाने में कामयाब रहे और 3 विकेटें हासिल की। जनाब तंजीम ने और शरीफुल 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे। शाकिब ने भी 2 विकेटें हासिल की। जवाब में 282 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पे। शंटू ने 90 रन की इनिंग खेली और शाकिब ने 82 रन की इनिंग खेली, जबकि जो है इस मैच को 3 विकेटों से बांग्लादेश जो अपने हक में कर गई और श्रीलंका को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शंटू ने आज 90 रन की इनिंग खेली, शाकिब अल हसन ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। लेकिन पाकिस्तान में एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि अंटू शंटू चलता नहीं है क्रिकेट के अंदर, लेकिन बांग्लादेश का शंटू जो है वो चल गया। क्या कहेंगे आप इस बैटिंग के हवाले से? क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अच्छा, मैंने थोड़ा सा देखा एंड में ये दोनों ही बैटिंग कर रहे थे, शाकिब और ये शंटू बैटिंग कर रहे थे और इनकी सोच से मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से ये खेल रहा था शाकिब, और इसने कहीं ऐसी मुझे नहीं लगा, नज़र नहीं आया कि कोई उसको कोई प्रेशर हो या तो ये वजह हो सकती है कि दोनों की पोजीशन इतनी ऊपर की नहीं थी। डू एंड डाई पे जा रहा था बांग्लादेश और यही टेक्निक होनी चाहिए। डू एंड डाई पे जा रहे हैं तो खुल के खेले, फ्रस्ट्रेशन निकाल ले हर बैट्समैन। तो उनके अच्छा खेले वो। रन इतने श्रीलंका के बुरे नहीं थे, श्रीलंका के रन अच्छे थे, मगर वो इतना खुल के खेले। विकेट भी पिच भी सही था मेरे ख्याल में, बैटिंग विकेट था। इसलिए कि जिस तरह से शाकिब खेल रहा था ना, हट के खेल रहा था उनके फास्ट बॉलर को और जो शॉटे शंटू मार रहा था, तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे। और वो भी श्रीलंका भी उस जान से नहीं खेल रही थी जीतने के लिए, वो भी एक रूटीन की क्रिकेट खेल रही थी। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई सेमीफाइनल के लिए लड़ रहे हैं या किसी ऊपर जाने के लिए लड़ रहे हैं। दोनों फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे और 12 लिए के वो दोनों अच्छे खेले बांग्लादेश के, तो इस वजह से वो जीत गए और सेकंड बारी का उनको आपको एडवांटेज हुआ और बहुत अच्छा मैच हुआ, श्रीलंका जीत गई। ऑलराइट है। एंड क्या कहेंगे, इस तरह हम देख रहे हैं नई राइवलरी बनती नजर आ रही है। इस तरह पाकिस्तान इंडिया में राइवलरी है या अफगानिस्तान पाकिस्तान में राइवलरी है, ये नागन डांस की जो राइवलरी है ये दोनों टीमों में नजर आ रही है। और आज भी हमने देखा कि मैच में काफ़ी गर्मा गर्मी नजर आई है, बड़ा स्पाइस रहा आज के मैच में। जी बिल्कुल, एक ऐसा मैच जिसको हम बड़ा सीधा सादा सा समझ रहे थे, लेकिन एक बांग्लादेश का अगर
आप लोग हम सब वाकिफ़ हैं कि बांग्लादेश या अफगानिस्तान की टीम हो गई, ये कुछ ना कुछ इन लोगों के साथ एटीट्यूड के मसले रहे हैं। और बांग्लादेश के जो शकीबुल हसन है, इनके साथ भी डोमेस्टिक लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे मसले रहे हैं। सो आज हमने देखा कि वो जो एक एंजेलो मैथ्यू का एक कंट्रोवर्शियल ही हो गई। अब वो एक बात था तो वो रूल के मुताबिक, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे कि आपने कहा कि क्रिकेट की जो 146 साल हिस्ट्री है उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ। अच्छा, पहले इस तरह से होता था, एक दफ़ा साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच में भी इस तरह से हुआ था कि जो गंगोली थे वो कहीं लेट हो गए थे, लेकिन जो बाद में वो डिसीजन वापस ले लेते हैं। अगर ये शकीब भी वापस ले लेते तो वो आ जाते खेलने ये के लिए। डिपेंड करता है, जो कैप्टन की सवाबदी थी उसके ऊपर डिपेंड करता जी है। अगर वो बिल्कुल। अपील ना करे तो फिर कोई या उतना अपील नहीं होता। वापस भी हाँ। वो ले लेते तो वो आ सकते थे। लेकिन बहरहाल जीत लिया बांग्लादेश नहीं से। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश की अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ जो श्रीलंका है उनकी जो बॉलिंग थी वो उस तरह से सब बॉलर्स नहीं कर सके और फील्डिंग के काफ़ी लैप्सेस रहे। शकीबुल हसन को एंजेलो मैथ्यू ही बॉलिंग करवा रहे थे और उनमें कुछ गर्मा गर्मी भी हो रही थी वहाँ पे। लेकिन वो कैच उनका ड्रॉप हो गया, वरना वो 7 रन आउट पे हो कैच जाते। ड्रॉप हुआ उनका। जी। सो इस वजह से मुझे ऐसे कि लग रहा है। और इसी तरह जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश चाहता तो वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे वो श्रीलंका को इससे पहले आउट कर सकते थे, लेकिन शकीबुल हसन और बाबर आजम इनकी जो कैप्टनसी की सोच है ना वो किसी ना किसी हद तक मिलती है। अटैकिंग फील्ड नहीं रखते हैं, स्लिप नहीं देते हैं। मतलब इन दोनों को शौक है कि गेम को डीप लेके जाएं। सो डीप लेके जाने के चक्कर में वो बन गए इतने रन, लेकिन बहरहाल जीत लिया। चले बहरहाल जीत लिया। और जिस तरह इशू के हवाले से हम बात भी कर रहे हैं और नैन भी जिसका तस्करा कर रहे हैं, इस इशू के हवाले से मार्क वॉग और उस्मान ख्वाजा ने भी ट्वीट किए। क्या कहा इन दोनों ने सोशल मीडिया पे, क्या इन दोनों ने पैगाम दिया, हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे क्योंकि इस पर बड़ी बाज़गश्त इसकी जारी है और एक अरसे तक इसकी बाज़गश्त जो है वो जारी रहेगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जनाब उस्मान ख्वाजा ने कहा कि एंजेलो मेड हिज कैरियर देन हिज हेलमेट स्ट्रैप ब्रोक। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि उनका जब क्रीज पे पहुंचे तो हेलमेट का उनका स्ट्रैप जो था वो टूटा हुआ था और उसके बाद टूट गया था। बल्कि हाउ इज दैट टाइम आउट, आई एम ऑल फॉर टाइम आउट इफ ही डजंट मेक हिज क्रीज बट दिस इज रिडिक। ये जो उस्मान ख्वाजा ने कहा बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है कि वो क्रीज पे पहुंच चुके थे। क्रीज पे पहुंचने से पहले टाइम आउट का जो होता है वो कानून होता है। और फॉरगेट द स्पिरिट ऑफ द गेम, ये मार्क वॉग का कहना है। फॉरगेट द लॉ, हाउ डज अ फेयर माइंडेड क्रिकेटर इवन थिंक टू अपील फॉर दिस टाइप ऑफ डिसमिसल, लेट अलोन एक्चुअली कैरी इट आउट। मार्क वॉग ने भी तकरीबन मोर और लेस सिमिलर वही बात कही है जो उस्मान ख्वाजा ने बात कही है, क्योंकि 2 मिनट का टाइम होता है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि क्रिकेट है कि 116 तारीख है, 116 साल तारीख है, उस 116 साल तारीख के अंदर ये पहला वाक़या है कि जनाब इसमें कोई भी बैट्समैन जो है वो टाइम आउट हुआ है। कभी आपको तो नहीं हुई देर कभी पहुंचने में? नहीं, ये जो मैथ्यूज के साथ हुआ है, हाँ। ये बहुत दफ़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में, मगर ये नहीं हुआ कि क्रीज पे आने के बाद अंदर एक्चुअली हर प्लेयर को, मुझे भी आज तक यही था कि एक दफ़ा 2 मिनट से पहले अंदर आ जाना है, 2 मिनट से पहले अंदर आ जाना है। अब वो आने के बाद तो रिलैक्स हो गया ना, विकेट पे आ गया, बॉल डेड हो गई, अंपायर इन्वॉल्व हो गया, सब हो गया। मगर अब ये आप कानून में ये अब पता चल रहा है, अब इसकी बहुत हल्की इसने अप्रोच दिखाई है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, ड्रेसिंग रूम से लेट आया था तो ठीक है, पॉलिसी वगैरह सब होती है। ये होता है क्रिकेट में, जितनी मुझे थोड़ी बहुत क्रिकेट समझ है कि दोनों बैट्समैनों को क्रॉस करना होता है। देखें, दोनों बैट्समैनों को क्रॉस करना हो या क्रीज के बाउंड्री के अंदर आ जाए 2 मिनट से पहले। ये मैंने हमेशा से हमें भी कोचेज या मैनेजर बोला करता था, ये पॉलिसी रूल्स बताया करते थे कि भाई ये है, इधर लेट नहीं करो, जल्दी करो, अंदर जाना है। मगर ये तो वो क्रीज पे पहुंच चुका था, इतना तो मैं समझता हूं कि उसको भी शायद आइडिया नहीं होगा, मैथ्यूज को भी आइडिया नहीं होगा कि अब वो अंदर आया ही इसी वजह से कि लेट ना हो जाए, वो कोई इंसिडेंट हो गया, उसका स्टेप टूट गया। मगर ये मैं समझता हूं बैड उसकी सोच है। और ये अच्छा सीनियर प्लेयर है, बांग्लादेश का बड़ा प्लेयर है, दुनिया में अच्छा नाम है, इसको ये वाली अप्रोच नहीं है। और उसकी देखें, ये जेंटलमैन गेम है और जेंटल गेम का मकसद ये लॉर्ड्स का गेम है, इसमें हर चीज पॉलिसी पे नहीं जाती है, करैक्टर भी डेवलप वो होता है यार। जिस तरह से भी बात कर रहे हैं, बात कर रही हैं, अब बैट्समैन जब भी क्रीज के लिए बैटिंग करने के लिए जाएं तो अपने स्टेप और जो पैड के हुक है, तो स्टेप और हुक दोनों का ख्याल रखें। अगर ये दोनों टूट जाएंगे तो फिर बैट्समैन को आउट करार दिया जा सकता है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक का वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं बांग्लादेश और साथ साथ श्रीलंका के मैच को, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी रही और हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट ने इसमें तफसील से बात की कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, बल्कि साथ साथ अकॉर्डिंग टू द रूल भी ये डिसीजन था। लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम यही कहती है कि इस किस्म के डिसीजन नहीं लेने चाहिए, इससे खेल का जो मिजाज है, जो मूड है, वो खराब होता है। लेकिन साथ साथ जनाब पाकिस्तान क्रिकेट का मिजाज भी जो है वो खराब होता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस पर जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, उसमें माजी में जो गलतियां की गई हैं, चेयरमैन पे चेयरमैन तब्दील होते रहे, कभी एक चेयरमैन कभी दूसरा चेयरमैन, उसकी वजह से भी पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी पे असर पड़ा है। और इस हवाले से जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब के, जिनको अब एक्सटेंशन भी दे दी गई है 3 महीने की, उनका अब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से क्या कहना है और किस तरह से कहना है, क्या कहने से ज्यादा किस तरह से जो कहना है, पहले मैं आपको वो सुनवाता हूं और फिर उसका खुलासा करते हैं। सुनवाइए जरा क्या कहा है ज़का अशरफ साहब। मैं फैसला नहीं करूंगा, ये पूरी टेक्निकल कमेटी है जिसमें मिसबा साहब है, हफीज़ साहब है, उनकी मुशावरत से आगे चलेंगे। ये फैसला चेयरमैन का नहीं है, जो टेक्निकल लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी मुशावरत से आगे चलेंगे। मेरी तो कोई व्हाट्सएप हुई नहीं उसके साथ, ना बाबर ने कभी फ़ोन किया, ना अब मैंने अभी 2 दफ़ा फ़ोन किया जब पाकिस्तान टीम जीती है, तो मैंने उसको मुबारक दी है। बोर्ड के ऑफिसर से उनको गई थी, जिसका उसने जवाब दिया, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उन्होंने खाली पूछा कि ऐसे है, तो उसने कहा मैंने कोई कॉल नहीं। उनको बुलाया था, लेकिन वो गालिबन उन्होंने आने से पहले ही रेजिग्नेशन आ गया, तो फिर हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। अब जो इंक्वायरी आएगी तो उसके बाद देखें। शाहिद अफरीदी हमसे जुदा नहीं है, बड़ा नाम है, इज़्ज़त है उनकी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो और आप इकट्ठे चलेंगे ना। हो कि यहाँ भी वो काउंटर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के तो लीग खेलने चले जाए, फिर हमारा कोई नेशनल टूर्नामेंट हो तो खिलाड़ी ना अवेलेबल हो। तो मैंने कहा इनको पेयर्स दो, ताकि ये इतने पैसे दो कि ये साइन करें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करें, और हम जो हमने सोचा है कि PSL के अलावा सिर्फ एक लीग की अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, आपने मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब की गुफ्तगू सुनी और इस गुफ्तगू में बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी बनता है। सबसे पहले तो आज हमने एंजेलो मैथ्यूज़ के इशू को डिस्कस किया कि जिनका स्ट्रैप जो था वो टूट गया था, जिसकी वजह से उनको टाइम आउट करार दिया गया। और आपने देखा कि ज़का अशरफ साहब ने जो हेलमेट पहना था उसमें स्ट्रैप था ही नहीं, इसीलिए शायद इनको टाइम आउट नहीं करार दिया गया और इनको एक्सटेंशन दे दी गई। 3 महीने तक ये अब मैनेजिंग क्रिकेट बोर्ड रहेंगे और साथ साथ क्रिकेट बोर्ड के मामला भी देखेंगे। लेकिन जनाब, इन्होंने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कही। इन्होंने ये कहा कि जो टेक्निकल कमेटी है उसमें मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज़ जो है उनसे मुशावरत करेंगे, उनसे पूछगछ करेंगे, उसके बाद फिर कोई फैसला करेंगे। तो ज़का अशरफ साहब, आपको याद दिला दूं कि मोहम्मद हफीज़ ने टेक्निकल कमेटी को छोड़ दिया है जब टीम के सिलेक्शन के ऊपर कुछ तनाज़ात थे। एंड ये जो बात की ज़का अशरफ साहब ने, इनको याद ही नहीं है कि हफीज़ अब टेक्निकल कमेटी का हिस्सा नहीं है। देखिए अली भाई, ये 60 साल की उम्र होती है ना, उसके बाद रिटायरमेंट दे दी जाती है। तो इनको देख के अब मुझे इस बात पे यकीन आ गया है कि ऐसा क्यों होता है कि 60 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि आपको काम करने का एक टाइम स्पेन होता है, उसके बाद आप क्या काम करेंगे और जैसी आपकी नीयतें उनके साथ आप क्या काम करेंगे। एक तो हफीज़ वाली बात आपने भंड खुद ही बता दिया कि कितना आपको इंटरेस्ट है इन तमाम मामलात में, और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि टीम की आपस में कोई लड़ाइयाँ नहीं हैं, जो खबरें दे रहे हैं वो आग लगा रहे हैं। तो ये टीम की लड़ाइयों की खबरें किसने दी थी? आपने दी थी, मैंने दी थी, किसने दी थी? वो तो ज़का अशरफ साहब ने लीक करवाई थी खबरें। इन्होंने कहा था जी खिलाड़ी, आपको याद हो एशिया कप के बाद झगड़ा हो गया, लड़ लिए, पता नहीं क्या क्या हो गया। बाद में अभी वर्ल्ड कप के दौरान भी खबरें आई हैं कि आपस में उनको के कुछ डिफरेंसेस हैं। उस वक्त जब तमाम टीम्स, आप अफगानिस्तान को देख लें कितना जेलको खेल रहे हैं, इंडिया को देखें ज़रा, हर खिलाड़ी को अपना रोल पता है, हमने क्या करना है। जो पाकिस्तानी है उनकी जनाब ड्रेसिंग रूम की खबरें आ रही हैं। तो ये लीक किसने करवाई हैं? आपने ही करवाई है ना। अब यहाँ पे बातें हो रही हैं जनाब इलेक्शन की, क्योंकि आपको एक्सटेंशन मिल गई है। पहले इलेक्शन की हम बात करते थे तो वो मुस्कुराना शुरू कर देते थे। तो मसला ये है कि चाहे इंजमाम है, चाहे ज़का अशरफ साहब है, अभी इंजमाम साहब का भी बयान सामने आ गया कि जी मैंने इतना क्रिकेट को सर्व किया है और मुझे ये ओहदा लेना ही नहीं चाहिए था। आप देखें, अगर उन्होंने सर्व किया है तो वो इंजमाम उल हक क्यों हैं? वो इसलिए हैं, हम उनको लेजेंड कहते हैं, उनका इज्जत से नाम लेते हैं। आप हो गए, मैं हो गई, वो इसी वजह से कि उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है। तो ये तो उनके लिए बड़ी डिग्निटी की बात होनी चाहिए, बजाय कि आप एहसान कर रहे हैं कि नहीं जी मैंने सर्व किया है, मतलब हम उनका एहसान माने। सो आपको यहाँ से यहाँ पे पहुँचाया भी तो है इस मुल्क ने, इस नाम ने, और आपने उस वक्त खुद बताया नहीं कि जनाब मैं ये काम कर रहा हूँ या किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिफरेंसेस आ सकते हैं।
तब आप खामोश रहे और अब आपने इस तरह की बयानबाजी शुरू कर दी है। बहरहाल सो चाहे ज़का अशरफ हैं चाहे इंज़मामुल हक हैं, नियतें जो है ना, जो काम से आपके पता चल रही है, वो किसी की भी साफ दिखाई नहीं दे रही, अफसोस के साथ। और नई नई बातें पता चल रही है। पता चल रहा है कोई कह रहा है मैंने पाकिस्तान को सर्व किया है तो मेरी जो है वो गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। कोई ये कह रहा है कि भाई मैं तो आधा पाकिस्तानी हूँ, आधा तो मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, तो मुझे ऑस्ट्रेलियन भी कंसीडर किया जा सकता है। तो नई नई चीज़ें जो है वो क्रिकेट में सामने आ रही हैं। लेकिन जो सबसे नई चीज़ है वो क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में? अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे थे, जरा मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखा रहा हूँ कि हम अपनी क्रिकेट को कितनी अहमियत देते हैं। अभी 1 मिनट रुकना पड़ेगा हमें, उसके अंदर सईद भाई से बात कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आता हूँ। इंज़मामुल हक को आज इनको रिपोर्ट देनी थी कि इंज़माम से क्या बात हुई। इन्होंने कहा इंज़माम ने तो आने से पहले इस्तीफा दे दिया। क्या उसको अंडर द कारपेट हमने डाल दिया? कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा कि जनाब आपके अगर मुफादात थे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर थे तो भाई आपने क्यों नहीं पहले बताया? अगर इस्तीफा दे दिया तो मामला टाई टाई फिश। पहली चीज़ तो कि अली, मैं आपसे एक ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त सिनारियो बना हुआ है पाकिस्तान, हम लोग दोबारा पूरी अवाम पाकिस्तान की एकदम लाइवली हो गई, अब ये सोचने लगी है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल पे क्वालिफाई कर जाएगी। मैं तो पहले मुबशिर लुकमान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने एक ऐसा अमल कर दिया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्मेंस दी और ऊपर आई। और जहाँ तक रही बात, ये मैं हमेशा से हर उसमें कह रहा हूँ कि हम समझ में नहीं आ रहा, हम लोग इतने डबल माइंडेड कि पूरा पाकिस्तान बेचारे, इनको किसी तरह अपने चैनल के ज़रिए बताओ कि वर्ल्ड कप ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, इवेंट है यहाँ। इसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं होता कि आपने अपने 4-4 साल से यही अपने एजेंटों के थ्रू आप खेलते रहे, कोचेज़ आते रहे, ये जाते रहे। ऐसी टीमें, ऐसे मुल्क ऊपर नहीं जाते। और जहाँ तक रही इंज़मामुल हक की बात, देखें बात यह है कि एक ये लॉबी है 92 के वर्ल्ड कप की, ये नहीं जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे, दूसरे नहीं आएंगे तो ये, इन लोगों ने क्रिकेट का बुरा हाल कर दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म कर गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं, अब पहले मैं कहता था एज ए क्रिकेटर बात करता था कि यार जैसे डिपार्टमेंट बंद हुए थे, ये पीएसएल ने आके लाइव सेट कर दी, मगर पीसीबी की नाअहली ही कहूँगा इसमें। और क्या होगी कि उसने, पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर ही ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान टीम में पीएसएल के प्लेयर लेके आना शुरू कर दिए। ये कौन सी कंट्रीज होती हैं जो पीएसएल की फ्रेंचाइज से खेल के पाकिस्तान टीम में आ जाएं? जी पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम हमारी पीएसएल से बनी हुई है। अच्छा, अब ज़का अशरफ साहब को अगर 3 महीने मिले हैं आगे, तो इनको गॉड से कुछ ऐसा कर जाएं कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे कोई ऐसा कानून निकाल जाएं। आप पीएसएल को टी10 लीग का कह रहे हैं होने के लिए, नहीं कुछ भी हो, मगर उसकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान नहीं खेले। अच्छा, आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, आप खुद डोमेस्टिक क्रिकेट एक बड़ा नाम है, तभी अभी एन ने भी कहा कि इंजमाम जो है पाकिस्तान खेले तो फिर इंजमाम बने ना। तो आज इस चीज़ के ऊपर ये कहना कि जी मैंने इतना खेला या मैं आधा पाकिस्तानी हूँ आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ, ये हमारे प्लेयर्स की किस तरफ, किस संत में जा रहे हैं? देखें, मैं जो बात करूंगा ना, वो मैं ऑनेस्ट टू गॉड ये नहीं करूंगा, मगर अब मैं हमारे, अच्छा सईद भाई, मैं जरा पहले वो दिखा दूं जो मेरे प्रोड्यूसर साहब काफ़ी देर से कह रहे हैं। आपने इंजमाम की बात की थी क्योंकि काफ़ी देर से हमारे जो नुमाइंदा हैं वो काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं। इंजमामुल हक के वाले से आज रिपोर्ट आ रही थी। इमरान लतीफ़ साहब हमारे साथ इस टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान, सबसे पहले माजरत ख्वाह हूँ कि आपको जो है वो काफ़ी देर जो है वो इंतजार करना पड़ा, आपको काफ़ी ताखिर से हम जो है वो वीडियो लिंक पर लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा आपसे रब्ता हुआ है। तो इमरान लतीफ़ हमारे साथ अब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इमरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल अली, सलमान इंज़मामुल हक ने गुज़िश्ता दिनों चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने इंज़मामुल हक पर इल्ज़ामात की तहकीकात करनी थी और आज 6 नवंबर को अपनी रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ को भिजवानी थी। मगर ज़राए के मुताबिक ताहाल जो तहकीकात हैं अधूरी हैं, किसी भी किस्म की ना ही इंज़मामुल हक को पीसीबी इंक्वायरी कमेटी के सामने तलब किया जा सका है, ना ही दीगर प्लेयरों को। इस हवाले से ज़का अशरफ ने बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करता कहना था कि उनकी इंज़मामुल हक की कदर करते हैं। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि इंज़मामुल हक एक सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनको मुलाकात के लिए बुलाया था मगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि ना सिर्फ जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है वो इंज़मामुल हक से तहकीकात करेंगी, बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर खिलाड़ी हैं, इसके साथ जो एजेंट है तलहा रहमानी का नाम आ रहा था, उनको भी तलब किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है आइंदे हफ्ते जो इंक्वायरी कमेटी अपनी पेशरफ करते हुए इंज़मामुल हक और दीगर खिलाड़ियों को और इसके साथ साथ जो एजेंट पर इल्ज़ाम लगे थे उनको इंक्वायरी कमेटी में तलब करेगी और इसकी शफाफ तहकीकात करते हुए रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भिजवा देगी। जी थैंक यू सो मच इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। एंड जरा मुझे क्विकली बताइएगा कि आपको लगता है रिपोर्ट जब आवाम में आएगी, मीडिया में आएगी और इस रिपोर्ट का कोई फ़ायदा होगा? अली, जो काम हमने नहीं करना होता ना
जिस फिर काम को कमेटी बना लिंगर देते अप हैं। करना होता है उसकी कमेटी बना देते हैं। यानी एक चीज आपकी आंखों के सामने भी कोई किसी को मार के गला दबा के चला जाएगा ना, अगर उसका फैसला नहीं करना उसकी कमेटी बना दी जाएगी। तो ये बस कमेटियां हैं, शशके हैं, जो फैसले होने होते हैं उसी वक्त हो जाते हैं। जका जैसे ये सईद आज़ाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये वो पूरा ग्रुप है, कभी रमीज राज आ जाते हैं, इंजमामुल हक आ जाते हैं, वकार यूनुस आ जाते हैं, मतलब घूम फिर के आप नोट करें वही फेसेस आ रहे हैं। और पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई तरक्की भी नहीं हम वो देख रहे हैं कि बड़ा उन्होंने एक परफॉर्मेंस में ऐसा कोई तब्दीली आ गई हो। इंडिया को आप देखें, आप फिर कहेंगे इंडिया की मिसाल हम दे रहे हैं, तो मिसाल सामने है तो कैसे ना दें। आप देखें 2007 में पाकिस्तान इंडिया आउट हो गए थे, जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद इंडिया ने कैसा कमबैक किया कि 2011 का वर्ल्ड कप जीता, 2015 और 2019 दोनों का सेमीफाइनल खेला है उन्होंने। अभी देखें टीम अनबीटेबल है, पाकिस्तान कहाँ पे है। मतलब वही जो स्टोरी है हम रिपीट कर रहे होते हैं, चाहे 2015 है, 2019 था, अब हम देख लें वही रन रेट के चक्कर पड़े हैं, वो जीत जाए हम हार जाएं। हमने अपना पैटर्न नहीं बदला क्योंकि हमारे पास सोच ही नहीं है, अप्रोच ही नहीं है आपके पास। आप सोच और अप्रोच की बात कर रही हैं, और अभी ज़का साहब ने कहा कि जी हम कोशिश करेंगे लोग के प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के लीग खेलने ना जाएं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को पीसीबी कितनी अहमियत दे रहे हैं मैं आपको ब्रेक के बाद आके दिखाऊंगा, क्योंकि इसको डिस्कस करेंगे सईद आज़ाद साहब से जो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, एनो ज़ैरा से जो ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं, कि डोमेस्टिक क्रिकेट की क्या अहमियत है हमारे पीसीबी की नज़रों में, ये आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कि जहां ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं कि जनाब हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को फोकस देंगे और लीग खेलने के लिए अपने प्लेयर्स को सिर्फ एक लीग खेलने की इजाज़त देंगे। कितनी अहमियत देते हैं, ज़रा ये तस्वीर आपको बताएगी कि पाकिस्तान का जो प्रीमियर टूर्नामेंट है पाकिस्तान कप, इस वक्त वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में खेला जा रहा है। और वहाँ पर जनाब जब एक अंपायर जो है वॉशरूम चला गया तो देखिए किस हुलिये में और किन कपड़ों में, किस ड्रेस में जो है और किन क्लॉथिंग में जो है अंपायर जो है वो अंपायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये वो टूर्नामेंट है, ये वो मैच है जिसमें उमर अमीन और उमर अकमल जैसे और जैसे कई बड़े सुपरस्टार जो थे वो एक्शन में थे, और वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की संजीदगी का ये आलम है। ये किस तरह से जो है वो अपनी डोमेस्टिक को अहमियत देंगे। सईद भाई, ये आपके सामने प्रीमियर टूर्नामेंट है और ये लाइव स्ट्रीमिंग पे टेलीकास्ट भी हो रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और फिर आप ये कहते हैं कि जनाब हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। रियली डिस्गस्टिंग। ये तो बहुत शर्म आ रही है। नेशनल टूर्नामेंट है और ये अप्रोच हमारे पीसीबी की, हाँ पाकिस्तान का, और पीसीबी की ये अप्रोच हो गई। और इस तरह से अब तुम बताओ इस मुल्क की क्रिकेट ऊपर जाएगी। अली, इस एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आज मैं बात बहुत टफ करने जा रहा हूं, अल्लाह ही मालिक है, मगर मेरी ये दिल की बात है, मैं कर दूं। 92 के बाद से हमारे पास कोई करैक्टर वाला प्लेयर ही नहीं आया वर्ल्ड कप खेलने के बाद। वहीं से तासुब भी शुरू हुआ, वहीं से ग्रुप शुरू हुआ, वहीं से फिक्सिंग शुरू हुई है 92 के वर्ल्ड कप के बाद। यूनुस खान वगैरह का करैक्टर वगैरह नहीं समझते। मैं एक टीम की बात कर रहा हूं। देखिए यूनुस खान के साथ जितना उसने स्ट्रगल किया है, ये ग्रुप आ गया ना, एक आदमी ग्रुप आ गया, उसको भी नहीं खेलने दिया सुपरस्टार को। या अभी जैसे आपने अभी बात की, आधे ऑस्ट्रेलियन आधे पाकिस्तानी, ये करैक्टर है मेरे भाई। जिस आदमी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान ने उसको क्या दिया और मैंने पाकिस्तान को क्या देना है, तो वो क्या आदमी होगा। और ये उस वक्त से देखें, मैं आपको अब 5 साल 10 साल करके मैं बता देता हूं ग्रुप कौन कौन सा आया। सबसे पहले 92 के वर्ल्ड कप के बाद ये आ गया सलीम मलिक का ग्रुप, उसमें कितने लड़के बाहर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये वाला ग्रुप आ गया, क्या कहते हैं, वसीम अकरम का ग्रुप, वकार यूनुस का ग्रुप, जिस टनोर में मैं खेला हूं। मैं बोलना नहीं चाहता मगर मैं खेला हूं वो ग्रुप भी, सकलैन वकलैन सब, मुश्ताक, अल्लाह माफ करे, तासुब का ग्रुप था। बाहर भी इसीलिए हुए थे वो तासुब। मैं तो आपस की बात है कि आमिर सुहेल को मैं ग्रेट सलाम करता हूं और जहीर अब्बास को। जहीर भाई चीफ सिलेक्टर थे और जहीर भाई ने मुझे पसंद भी बहुत करते थे। जहीर भाई ने आते ही सबसे पहला जो सिलेक्ट किया था वो मुझे किया था, तो मैं जहीर भाई की तो बहुत ही मेरे दिल में है कि इसलिए कि उन्होंने परफॉर्मेंस था। नहीं, मेरा सवाल छोटा जवाब दे, आप बाहर इसलिए आप ग्रुप को इस तरह नहीं थे। ऑनेस्ट टू गॉड ऐसे ही हुआ। बस तुमने बहुत अच्छी बात की। मैं अगर उस ग्रुप में बैठ जाता तो आज मैं भी सुपर होता, मगर फिर हो सकता था कि मैं अंदर भी हो जाता या बाहर घूम रहा होता, तो मुझे सुकून नहीं होता। आप इसलिए नहीं बैठ सकते थे क्योंकि आप आजाद साहब के बेटे थे, आप बैठ नहीं सकते थे उस ग्रुप में। बेस यही स्टोरी है मेरी, और मुझे अल्लाह ने बचाया। मैं कोई फरिश्ता नहीं था, मुझे हर जगह से अल्लाह ने बचाया। एक ग्रुप से मैं उस ग्रुप में नहीं बैठा अभी तक ये 92 से लेके अभी तक। मैं बता दूं, इसमें इस
टीम में जो भी सुपरस्टार आया वो तासुबी आया, उसने हमेशा यही सोचा अपना बंदा लाओ, अपने गेम खेलो और पाकिस्तान की रेड लग जाए। अब यही हुआ है ना, आप उठा के देखें, आप कराची का बंदा क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता, कराची के दुश्मन तो खुद कराची वाले नहीं हैं। कराची देखें बहुत अब हो रहे हैं, अब हो रहे हैं। आज को देखें इतना लंबे टाइम में कोई ना कोई तो बीच में ऐसा आ ही जाता है कि जो कि गन मारता है, मगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि जिस तरह से अभी मुबशिर लुकमान ने बात की है ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगी, ये ग्रुप सिस्टम खत्म होगा, पीसीबी ऊपर आएगा, पीसीबी में अच्छे लोग आएंगे। ये कब तक ये मोनोपोली चलती रहेगी? आप मिसबा बहुत अच्छा है, मैं दिल से इज्जत करता हूं, 6 साल का उसका टेन्योर रहा 2010 से 16 तक, उसने कोई एलिगेशन नहीं आया कोई किस्म में, मगर मिसबा की आप अंदाजा लगाएं उसने वही अपना ग्रुप खिलाया 6-7 लड़कों का, मगर दूसरा नहीं आने दिया। इसी तरह इस पाकिस्तान की रेड क्यों लगी है, इस बार क्यों रेड लगी है? बाबर आजम ने और मिसबा ने, यार आमिर कोई भी है, कुछ भी है, कोई आप एक कैंप तो लगाते, आप सीनियर प्लेयरों को बुलाते, तो आपने तो पहले से ही 2 साल पहले ही आपने प्रोग्राम बना लिया था, इन्होंने ही खेलना है। आपने जो बात की है मैं जरा इस पे आऊंगा, लेकिन अब चूंकि बात इन्होंने निकाल ली है उस पर मैं बात करता हूं कि अभी जो टेक्निकल जो पाकिस्तान मेडिकल पैनल है, क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है, उसने शादाब को क्लियर कर दिया, इट मीन्स कि अब अबरार हमें इस वर्ल्ड कप में खेलते नजर नहीं आएंगे। जो ये बात कर रहे हैं कि कबीले के बाहर का बंदा अंदर आ ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, यही तो हो रहा है हमारे कि हम तो कहते थे दोस्ती यारी है, लेकिन ये दोस्ती यारी से ज्यादा इसके जो रूट्स है वो काफी डीप है। आपके मफादात, आपके राज और आपके बिजनेस पता नहीं क्या क्या एक दूसरे से वाबस्ता है। और अगर इब्रार की बात की जाए तो मुझे तो ऐसे वो लगता है बाबर को वैसे ही वो पता नहीं पसंद नहीं है, वही बात है उनके ग्रुप का बंदा नहीं है। हालांकि अगर वो पाकिस्तानी टीम के लिए सोचते हैं ना, बाबर आजम इब्रार से बेहतर कोई नहीं है। उसामा मीर को खिला रहे हैं, शादाब को जबरदस्ती खिला रहे हैं। आप कितना अच्छा चांस था आपके पास कि आप शादाब को की जगह इब्रार को ले आते। आप इंडिया को देखे, हार्दिक पांड्या गया, उसकी जगह आपको कमी फील हो रही है? स्काई खेल रहे हैं उसकी जगह, वहां पे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। रोहित खुद बैठ रहे हैं और वर्मा को भेज रहे हैं, वो जो तिलक वर्मा है आपको याद हो, और ये जो ऑस्ट्रेलिया से पहले सीरीज हुई थी इनकी वर्ल्ड कप से पहले, सारे के सारे ये शामी, सिराज, विराट कोहली और ये जो क्या कहते हैं, ये जितने भी रोहित वगैरह हैं, ये सब बैठे हुए थे। किसी को इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि हम बैठे हुए हैं ये खेल रहे हैं। यही वजह है कि जब आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया है, चांस दिया है, तो अब आप परफॉर्म कर रहे हो क्योंकि नीयतें आपकी अच्छी हैं। यहाँ पे तो आपकी नीयतें ही खराब है, आपको डर तो ये आप कैप्टनसी ना चली जाए। ठीक है, कैप्टनसी का डर क्विकली बताएगा, इसमें वाइंड अप करूंगा। अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का मैच उसको भी डिस्कस करना है। ये जो क्रिकेट है पाकिस्तान क्रिकेट, ये भी आपने तस्वीर भी देखी, आपको लग रहा है कि मामला कभी बेहतर होंगे? क्योंकि जिस तरह आपने कहा PSL की जो फ्रेंचाइज हैं वो भी डैमेज कर रही हैं, प्लेयर्स के पैसे भी, अब तो बात आ रही है कि जी जो फ्रेंचाइज के मैनेजर हैं वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं, प्लेयर के पैसे भी खा जाते हैं वो। तो आपको लगता है कि मामला जरा बेहतर होंगे? कभी चप्पल में कोई अंपायरिंग करता नजर आता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचों का इतनी अहमियत देते नहीं है, टेप बॉल के प्लेयर जो है वो जोन के अंडर 19 के अंदर पैसे दे के खेल रहे होते हैं, ये मामला कभी सही होंगे? देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये नहीं कि मैं नीचे से कोई चीज़ खराब नहीं होती, ऊपर से खराब होती है। पीसीबी में कोई अभी मुझे एक नाम बता दें, आप एक नाम बता दें कि जो मेरिट पे है, कोई मेरिट पे नहीं है। जो डंडे लगा के कोई जनरल का झंडा लगा रहा है, कोई मिनिस्टर का लगा रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर का लगा रहा है, इन लोगों को काम थोड़ी आता है। अगर इन लोगों को काम आता तो इनको डंडे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जब ऐसे लोग बोर्ड में आ जाएंगे, कोई करने वाला नहीं होगा। क्रिकेटिंग कमेटी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका पीछे बैकग्राउंड ऐसा हो कि उसने क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो। एक वाइस चीफ सिलेक्टर था, वो भी समझ में नहीं आया कि वो कौन सी फ्रेंचाइज उसमें घुस गया, अपने कंपनी में घुस गया। अब ये कप्तान, अभी आप ये बाबर आजम को कप्तान ने, आप देखें, मैं बाबर आजम प्लेयर उसको तो अब पाकिस्तान में हर टूर्नामेंट में कोई सुपरस्टार आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बाबर आजम आया, मगर कोई डिसीजन ही नहीं है बाबर आजम के पास। कोई पाकिस्तान की फीलिंग्स ही नहीं है कि पाकिस्तान का मैं कप्तान हूं, मुझे जाते हुए मुझे 6 फास्ट बॉलर देके जाने, मुझे पाकिस्तान के 2-3 बैट्समैन देके जाने, एक आध विकेट कीपर देके जाना है। वही चला आ रहा है, वही अभी बातचीत। पाकिस्तान का नहीं सोचते बाबर आजम, बिल्कुल नहीं सोचता। पाकिस्तान का सोच रहा होता तो वो सरफराज को, ये रिजवान को, एक तो सरफराज को बाद में छक्के मार रहा है, वो तो कैप्टनसी को गले लगा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को अगर सोच रहा होता ना, आज मैं बता दूं, वो रिजवान की जगह जरूर चेंज कर देता। आज फखर जमान ने जो रन करके इसको शो कर दिया ना, फखर जमान को तो ऑलवेज इन्होंने खत्म कर दिया था ना, उसका नंबर ही चेंज कर दिया। कितने ओपनर इन्होंने अपने चक्कर में, रिजवान के चक्कर में, अपने चक्कर में। ये थोड़ी कप्तान होता है इमरान खान, कप्तान होता है जावेद मियां दाद,
पूरे पाकिस्तान को 6-6 लड़के इंतजाम दे के चला गया, ये दे के चला गया, वसीम अकरम बना के चला गया। आज तक उनको याद करते हैं। धोनी कप्तान था, धोनी कप्तान था। लड़के देख, ये तो लड़के खत्म किए जा रहे हैं। एक भाई आप तुम बहुत अच्छे वो थे, आप उसके अंडर में खेलने में क्या था, आपने पाकिस्तान टीम में आते ही सबसे पहले क्या किया, उसको बेहतरीन कप्तान को बाहर कर दिया। तो मैं सरफराज की बात मैं जरा सा पॉइंट टेबल दिखा दूंगा, वक्त बड़ा महदूद है। कल अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया का मैच है, जरा पॉइंट टेबल दिखाइएगा कि इस मैच के कैसे जो रिजल्ट है इससे क्या असर पड़ सकता है। एंड मुझे क्विकली बता दिएगा इस पॉइंट टेबल को देख के कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। ऑस्ट्रेलिया अगर कल मैच जीतता है तो 12 पॉइंट उसके जाते हैं और अफगानिस्तान अगर मैच जीतता है 10 पॉइंट हो जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को टफ फाइट दे सकता है। देखिए स्ट्रॉन्ग टीम है, इस वजह से मैच है। वैसे तो अफगानिस्तान, आपको पता है कि मैंने कहा है ना कि थोड़े से इनके एटीट्यूड के इश्यूज हैं, तो नवीन ने चैलेंज तो किया है, लेकिन जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म है अफगानिस्तान के लिए मुश्किल है। वो पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान उनको भी चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आप अब तो मैच खेल लोगे ना, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सीरीज कैंसिल कर दी थी। देखिए जी, अफगानिस्तान अगर चैलेंज कर रहा है ना, तो मैं आपको सही बताऊं, ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है और क्रिकेट से हट के बात कर रहा है, हर चीज में लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो इंडिया के पीछे सपोर्ट है उसको, जिस तरह की उनकी हरकतें हो रही हैं। नहीं तो क्रिकेटिंग, मैं तो कहता हूं सर्कल में अफगानिस्तान की कोई क्रिकेटिंग पर्सनैलिटी है ही नहीं है जिस तरह से। हाँ, चलो हमें हरा चुके हैं आप कह रहे हैं। नहीं हराना, देखिए क्रिकेट एक गेम, एजुकेशन वाला गेम है। ये वाहिद गेम है क्रिकेट जिससे आदमी एक करैक्टर बनता है उसका। ये फुटबॉल नहीं है लाते मारने वाला, हॉकी नहीं है डंडे मारने वाला, ये क्रिकेट है। इसमें लॉर्ड्स लोग खेलते थे। अफगानिस्तान में टैलेंट जरूर है, सब कुछ है, मगर जो बातें हैं ना, ये बातें क्रिकेट के सर्कल में नहीं होती। कल कौन जीता आपके ख्याल में? मजबूत टीम किसको आप फेवर करेंगे? मैं तो देखिए दो चीजों पे फेवर करूंगा। अगर इन्होंने विकेट अच्छी बनाई, अगर इंडिया ने अफगानिस्तान की विकेट बना दी, इतना ब्रेक बना दिया, तो फिर तो ऑस्ट्रेलियन ब्रेक के आगे तो हिलेंगे। अगर इन्होंने फेयर विकेट बनाई, मैक्सवेल बाहर हो गया, उनके मार्च चला गया। अगर फेयर विकेट बनाई, वर्ल्ड कप के लेवल की विकेट बनाई स्टैंडर्ड की, तो ऑस्ट्रेलिया से वो तो कहां जीत सकती है? वो अफगानिस्तान भी जीत ही नहीं सकती। आप बताएं। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कल कोहली की सालगिरह थी, अब आप खुद भी चूंकि बड़े बैट्समैन हैं, तो कोहली के हवाले से कुछ अगर आप कहना चाहें। भाई मुझे ऐसे प्लेयर की 100 और अगर एक बीच में गलत बात कर देता हूं, अगर कराएगी गए तो अच्छी बात है। ये प्लेयर ऐसे नहीं आते, इनके नाम पिछली दफा आप जब आए थे आप कहते वाइड नहीं थी, बहुत अच्छा किया कोहली को, वाइड नहीं थी, 100 कराया गया फेवर। हाँ, मैं इसलिए बड़ा प्लेयर, देखिए उसकी खिदमत बहुत है। ये जैसे अभी श्रीलंका ने उसको आउट करवाया, लड़के को मैथ्यूज को आउट कराया। यार उसको ये सोचना चाहिए था शाकिब को, यार इसके लास्ट वर्ल्ड कप है, सीनियर है, तुम्हारे सामने कितनी दफा खेल लेगा। एक अपनी क्रिकेट खेलने के बाद बुढ़ापे में भी मुलाकात होती है, याद रहेगा। पूरी टीम अभी इनसे मिल थोड़ी रही होगी, अगेंस्ट तुम्हारी हरकत की, घटिया हरकत की वजह से तुमने दोनों टीमों के ताल्लुकात खराब, दोनों टीमों के ताल्लुकात। आप क्या कहेंगे विराट कोहली के हवाले से? बिल्कुल, अभी मुझे इफी भाई याद आ गए। सो उन जैसी तारीफ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल एक बड़े प्लेयर हैं और वर्ल्ड कप में, और मुझे ऐसे वो लग रहा है सितारे बड़े अच्छे हैं, पिचेस सूट कर रही हैं, अच्छा खेल रहे हैं। सो ठीक है जी, इफी भाई की तारीफ तो खैर विराट कोहली की कोई कर ही नहीं सकता जिस तरह इफी भाई तारीफ करते हैं। ना हमारे पास वो अल्फाज हैं, ना हमारे पास वो जज्बात हैं, ना हमारे वो ख्यालात हैं, और ना हम करना चाहते हैं इस तरह इफी भाई करते हैं। थैंक यू सो मच सईद भाई, थैंक यू सो मच। एनु जरा हमारे साथ आप मौजूद हैं, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।